हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो आज हम लोग फाइनली शुरू करने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी। इससे पहले अपन आरएनएस थ्योरी के बारे में कम्प्लीटली जान चुके हैं, उसके हर एक कोने कोने को देख चुके हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चाहे वो आरएनएस थ्योरी में आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो या फिर आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो, किस तरीके से उसको आरएनएस ने अपने में यूज़ किया है, वो सारा कुछ जान चुके हैं। और जितनी भी सारी डिटेलिंग था, बेसिक का डिटेलिंग थी, वो सारी सीख गए। ठीक है, तो आज अपन शुरू करेंगे कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में भी शुरू होने से पहले अपन उसका देखेंगे बेसिक में आता है कि क्या होता है कॉलिजन थ्योरी में, कि कॉलिजन डायामीटर किसको बोलते हैं। ठीक है, कॉलिजन नंबर किसको बोलेंगे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं, फ्री मीन पाथ क्या होता है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस को पहले इनके बारे में हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद अपन आएंगे कॉलिजन थ्योरी पे। और हर एक थ्योरी शुरू करने का आपको एक जो पैटर्न बताया है कि सबसे पहले अपने को देखना है वो थ्योरी किसने दी आपको, और वो किस अपने प्रिंसिपल पर बेस है। वो दो चीज़ देखना अपने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉलिजन थ्योरी। तो देखो, सबसे पहले अपने को इसमें देखते हैं कॉलिजन डायामीटर क्या होता है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जब कॉलिजन थ्योरी अपन पढ़ रहे थे तो इसमें ये जो टक्कर करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको हार्ड स्फीयर के जैसे माना गया। ठीक है, तो ये कैसे अपने हार्ड स्फीयर के जैसे हैं, इस तरीके से। अब टक्कर होने के लिए इन हार्ड स्फीयर्स को आपस में पास में आना पड़ेगा, तभी तो इनके बीच में टक्कर होगी। ठीक है, तो जब ये दोनों पास में आएंगे ना, तो इनके बीच में एक दूरी ऐसी आएगी कि इसके बाद इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने लगेगा। अगर अरे आप टक्कर किसको बोल रहे हो, एक दूसरे से दूर भागने को तो टक्कर बोलते हैं, टकराए और दूर भागे, तो इसका मतलब इनके बीच में एक दूरी ऐसी आएगी कि इनके बीच में रिपल्शन इनको फील होने लगेगा। ठीक है, तो वो जो दूरी है जहाँ पे इनको रिपल्शन फील होने लगे, या वो जो दूरी है जहाँ पर ये एकदम बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसके बाद ये आपस में पास नहीं आ सकते, उस दूरी को अपन बोलते हैं क्या, अपन कॉलिजन डायामीटर। ठीक है, तो किस तरीके से, जैसे अपन के दो मॉलिक्यूल हैं, इसको आपने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, इसकी रेडियस को आपने मान लिया आर ए और इसकी रेडियस को आपने मान लिया आर बी। टक्कर होने के लिए दोनों पास में आए। ठीक है, तो वो मैक्सिमम दूरी मिनिमम दूरी कौन सी है जिसके बाद इनके बीच में रिपल्शन फील होने लगेगा। इसके बाद जब ये एक दूसरे में समाएंगे, अभी हमने हार्ड स्फीयर माना है, तो ऐसा तो नहीं है एक दूसरे को बिल्कुल ही अंदर वो कर दें, जैसे पिचका दें, बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो दूरी है, ये आर ए और आर बी। ठीक है, ये क्या होगा, इस दूरी को अपन बोलेंगे कॉलिजन डायामीटर। ये क्या हो गया आपका, कॉलिजन डायामीटर। ठीक है, डायामीटर किसको बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं रेडियस के डबल को डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, आपका डायामीटर होता है 2 × रेडियस। तो ये भी तो देखो क्या हो रहा है, दो रेडियस ही तो आपकी जुड़ रही है, तो इसलिए हमने इसको बोला है डायामीटर। और कॉलिजन डायामीटर क्योंकि ये वो दूरी है जिसके यहाँ पर ये क्या करने लगेंगे, रिपल्शन को फील करने लगेंगे, तो इसको बोलते हैं अपन कॉलिजन डायामीटर। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर दोनों सेम टकरा रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, तो दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी। ठीक है, तो उस बेस पे ये आर ए प्लस आर ए अपॉन 2 होगा। दोनों डिफरेंट है तो दोनों की डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको वो आर ए करके भी दे सकता है। कॉलिजन डायामीटर को आपने किससे डिनोट किया है, सिग्मा से डिनोट किया है। तो अब मैं केवल इसकी रेडियस को, पहले वाले मॉलिक्यूल की रेडियस को मैं ये नहीं बोल सकती कि सिग्मा ए अपॉन 2। अगर इसका डायामीटर सिग्मा ए है, सिग्मा को क्या बोल रहे हैं, डायामीटर, इसका डायामीटर ए है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सिग्मा ए बाई 2, और इसकी रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, सिग्मा बी बाई 2। तो यहाँ से आपका जो कॉलिजन डायामीटर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा सिग्मा ए अपॉन 2 प्लस सिग्मा बी अपॉन 2, और यहाँ से आपका सिग्मा हो जाएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हुआ किसका, कॉलिजन डायामीटर का। आई बात समझ में। अब देखते हैं अपन कॉलिजन नंबर। तो देखो, कॉलिजन नंबर पहले देख लेते हैं किसको बोलते हैं और किससे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट अपन ने इसको सिंपल किया है Z1 से, बोलते किसको हैं, तो देखो ये वो नंबर होता है, एक मॉलिक्यूल टोटल कितने कॉलिजन कर सकता है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके रिएक्शन वेसल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे,
तो वो केवल एक ही मॉलिक्यूल से टकराएं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से टकराएं इन 1 लीटर एंड 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम और यूनिट सेकेंड में, ठीक है। तो किस तरीके से आप बोल रहे हैं कॉलिजन नंबर को कि ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, विच colloid only one type of molecule. In unit time, यानी कि यूनिट टाइम का मतलब हो गया 1 सेकेंड, एंड यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम। तो इसको बोलेंगे अपन क्या, कॉलिजन नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे Z1 से। इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल टोटल कितनी टक्कर कर रहा है, केवल एक ही मॉलिक्यूल, वही तो है 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, केवल एक मॉलिक्यूल कितनी टक्कर कर रहा है इन यूनिट टाइम एंड यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलेंगे अपन क्या, कॉलिजन नंबर। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, Z1 से। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो देखिए इस Z1 की वैल्यू होती है आपके पास √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C⁻n स्टार, ठीक है। ये Z1 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करोगे, ठीक है। क्या होती है इसकी वैल्यू, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C⁻n स्टार। अब यहाँ पर ये सिग्मा क्या है, कॉलिजन डायमीटर, जो अभी अभी हम पढ़कर आए, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, केवल एक मॉलिक्यूल से कितने टक्कर आ रहे हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल है उसकी यहाँ रेडियस आने वाली है। अच्छा, C बार हम इससे लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं, ये क्या होता है अपना एवरेज वेलोसिटी होती है, जिसे मीन वेलोसिटी भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या बताई थी आपको, C बार की वैल्यू क्या बताई थी आपको मैंने, √8RT/πm। आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कराया था लास्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैंने आपको 3 टाइप की वेलोसिटी बताई थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और RMS वेलोसिटी। तो जहाँ पर मैंने आपको मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बताई थी कितनी, √8RT/πm, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, कॉलिजन नंबर। इसके बाद आता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब मैंने देखो यहाँ पे इसको डिनोट करने के 2 तरीके बताएं, एक Z11, एक Z12। क्या मतलब है इनका, देखो कॉलिजन नंबर हो गया आपका कि केवल एक ही मॉलिक्यूल टोटल कितनी टक्कर कर रहा है, ठीक है। और आप ये बोलो कि टोटल पूरी रिएक्शन में कितनी टक्कर हो रही है आपकी। अच्छा, यहाँ पे उससे पहले आपको मैंने N स्टार का नहीं बताया, तो N स्टार बोलते हैं आपको, देखो ये N स्टार होता है N/N, ठीक है। ये इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन, आप बोल सकते हो कि आपके टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो N है, ठीक है। 1 लीटर में कितने आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसको बोलेंगे अपन क्या, N स्टार। तो यहाँ पे आपका ये N स्टार होता है क्या, N/V, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको बोलेंगे अपन क्या, N स्टार, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें कंफर्म हुई। अब हम कर रहे थे क्या, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने हैं, किसको बोल रहे हैं अपन, देखो इन यूनिट वॉल्यूम एंड यूनिट टाइम। इसका मतलब 1 लीटर वॉल्यूम और 1 सेकंड में टोटल कितने कॉलिजन हो रहे हैं उसको बोलेंगे अपन क्या, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अगर आपके पूरे रिएक्शन वेसल में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप बोलते हो ना यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, उसमें क्या होता है, सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, तो सबका जो सब क्या है, एक जैसे हो गए, तो वहाँ सारे एक जैसे टकराने वाले होंगे, तो वहाँ पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या यूज़ किया, Z11। इसका मतलब दोनों टकराने वाले क्या है, मॉलिक्यूल सेम हैं। अगर दोनों सेम होंगे तो यूज़ करेंगे क्या, Z11।
और आपके पास यदि 2 टाइप के हैं तो इस बार टक्कर 2 टाइप से होगी, ठीक है। एक तो वो खुद के साथ भी कर सकता है, एक दूसरे टाइप के साथ भी कर सकता है। तो उसके लिए अपन कौन सा सिंबल यूज़ करने वाले हैं, Z12, यदि आपके पास 2 टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। आइए बस समझ में कि कहाँ Z11 यूज़ करना है, कहाँ Z12 यूज़ करना है, और क्या मामूली सा अंतर है कॉलिजन नंबर में और कॉलिजन फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। कॉलिजन नंबर होता है केवल एक ही मॉलिक्यूल टोटल कितनी टक्कर कर रहा है, केवल एक ही मॉलिक्यूल जिसकी वैल्यू यूनिट टाइम और यूनिट वॉल्यूम है, जिसकी वैल्यू होती है ये, और टोटल कितने कॉलिजन हो रहे हैं इन यूनिट वॉल्यूम एंड यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रिक्वेंसी, जिसको अपन Z11 से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि अपने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम हैं और 2 टाइप के हैं तो रिप्रेजेंट करेंगे Z12 से। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, तो देखिए Z11 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है Z1 इंटू N*/2, ठीक है। अब Z1 की वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ से। Z1 की वैल्यू है आपके पास √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार N*, ये मल्टीप्लाई वाला N* है अपॉन में 2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार N*²। तो ये वैल्यू आपके पास होगी किसकी, Z11 की। तो इतनी बड़ी वैल्यू याद करने से अच्छा है आप Z1 की वैल्यू याद करें और उसमें मल्टीप्लाई कर दें N*/2 का, ठीक है। अब देखते हैं Z12 की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए Z12 के लिए आपकी वैल्यू होती है पाई सिग्मा AB² C बार N1* और N2*। और यहाँ पे ये सिग्मा AB क्यों लिखा है, क्यों यहाँ पे 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स टक्कर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ डायामीटर दोनों से मिलकर बनेगा, RA + RB से मिलकर बनेगा, तो उसका डायामीटर लिख दिया अपन ने सिग्मा AB। N1* और N2* कौन लिखे, क्योंकि 2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं। ए टाइप के लिए एक पहले टाइप के लिए N1*, दूसरे के लिए N2*। ये दोनों क्या हैं, यूनिट वॉल्यूम में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं अपने, ठीक है। अब इसे याद करने का तरीका देखो। आपके पास Z11 की वैल्यू ये थी, ठीक है। Z12 के लिए बस आपको ये वाला फैक्टर बिल्कुल भूल जाना है, पाई की जगह पे पाई आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर है। क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे डिफरेंट है तो सिग्मा AB हो गया। C बार दोनों में सेम है। यहाँ देखो N*² है, ठीक है। यहाँ भी एक तरीके से देखा जाए तो N* का 2 बार ही तो किया है अपन ने, इस N*² को खोल के, यही तो है। यहाँ दोनों सेम थे इसलिए वो दोनों स्क्वायर में हो गए, या दोनों डिफरेंट हैं इसलिए अलग रखा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली वैल्यू केवल इसकी याद करनी है और आपको ये वैल्यूज़ तो फिर अपने आप याद हो ही जानी है, ठीक है। आपको ये सारी बातें समझ में आई। उसके बाद अपन देखते हैं फ्री मीन पाथ। क्या देखना है अपने को, फ्री मीन पाथ। ये फ्री मीन पाथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। होती क्या है, देखो एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है। रिएक्शन वेसल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल इसके पास पहुँचेगा टकराने के लिए और इसके बीच में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसने जो पाथ इसने तय किया है दूसरे मॉलिक्यूल तक पहुँचने के लिए, इसी को बोलते हैं फ्री पाथ, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे टक्कर होंगी, लाइक ये पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इस तरीके से टकराया, टकराने के बाद इसकी दिशा चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हुई, इस तरीके से आया। अब ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये जिगजैग कोई रैंडम मोशन करेगा ना, अपने को क्या पता कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए हैं। तो 2 टक्करों के बीच में जो इसने ये पूरा सीधा पाथ इसने जो चूज़ किया है उसको बोलेंगे फ्री पाथ। अब ये कोई तय तो होता नहीं है कि टोटल कितना पाथ होगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो अपन निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए निकालते हैं अपन एवरेज वैल्यू, और उस एवरेज वैल्यू को अपन बोलते हैं क्या, फ्री मीन पाथ, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, L से। इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो अगर अपन सिंपल इसके टर्म में लिखें, इस फ्री मीन पाथ को मानूँ मैं, इस फ्री पाथ को मानूँ L1, इसको मानूँ L2, इसको मानूँ L3, तो एवरेज के हिसाब से तो अपन यही लिखेंगे, ठीक है। अगर n बार कर रही हूँ तो ये अपॉन में n हो जाएगा, एवरेज के बेस पे तो ये होगा। लेकिन इस कॉलिजन थ्योरी में इस चीज़ को किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका C/Z1, ठीक है। Z1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी याद करवाई हुई है, तो पुट कीजिए यहाँ से Z1 की वैल्यू को।
तो देखिए ये आपके पास आएगा सी बार ओवर √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन स्टार। ऐसे सॉल्व कर लीजिए, सी बार से सी बार क्या हुआ आपका कैंसिल आउट हुआ और आपके पास बचेगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। ठीक है, ये हुई आपकी किसकी फ्री मीन पाथ की वैल्यू। अब आपको ये इतनी बड़ी वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको केवल इतना सा फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, इस पूरी कॉलिजन थ्योरी में मैंने अब तक बस आपको एक चीज़ याद करना सिखाया है, ये जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, पर एक दो बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ों के मैंने आपको तरीके बताए हैं, बहुत ईजी हो जाएगा इससे आपके लिए कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, अब मैं इसे आइडियल गैस से जोड़ सकती हूँ क्या? देखो आइडियल गैस में आपके पास क्या होता है, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। आइडियल गैस होती है आपके पास PV = nRT। ठीक है, इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, और ये हो गया आपके पास क्या P = CRT। इसको ये कंसंट्रेशन टर्म में बदल गई। ठीक है, एन स्टार क्या था आपका यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी तो यूनिट वॉल्यूम में चेंज हो गया हो आपका। तो इसका मतलब यहाँ से आप N/V की वैल्यू आपके पास आएगी P/RT। इस N, ये क्या हुआ आपके पास एन स्टार हो गया आपका। इस एन स्टार की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपके पास ये फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर P, और ये RT आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका फ्री मीन पाथ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बस आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, Z1 की वैल्यू। उसके बाद तो आपको क्वेश्चन में देखना है किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है। ठीक है, ये सारा हुआ अपना कॉलिजन थ्योरी का बेसिक। अब आते हैं मेन कॉलिजन थ्योरी पर। अच्छा, कॉलिजन थ्योरी किसने दी? सबसे पहले तो दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जिसकी वजह से हमें ये थ्योरी पढ़नी पड़ रही है। तो ये थ्योरी आपकी दी थी आरेनियस और वॉन हाफ ने। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं किसने दी। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से ये थ्योरी आई और जिनकी वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। ये थ्योरी किस पर बेस्ड थी? ठीक है, कौन सी थ्योरी का इसने यूज़ किया? इसने किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जिसको आप बोलते हो KTG। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर ये बेस्ड थी। और तीसरी चीज़, इसने इन लोगों ने जो स्टडी की ना वो बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन के लिए की थी। ठीक है, याद रखना इसने किसके लिए स्टडी की थी? बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन के लिए। बायोमोलिकुलर का मतलब दो टाइप के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अब आते हैं अपन कॉलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट्स पर कि कौन कौन से उन्होंने अपने को ऐसे सेंटेंस दिए, कौन कौन से अपने उन्होंने बात बताई जिन पर एक कॉलिजन थ्योरी उन्होंने दे दी। उन्होंने पहली थ्योरी, देखो कॉलिजन होने के लिए उनके बीच में कॉलिजन होने के लिए वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, उनके बीच कॉलिजन होगा। अब रिएक्शन वेसल में तो ऐसा है तो नहीं कि केवल आपके पास एक A टाइप का मॉलिक्यूल है, एक B टाइप का मॉलिक्यूल है, केवल यही तो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में टक्कर हो गया, प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है भाई। रिएक्शन वेसल में आपके काफ़ी सारे गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनके बीच में बहुत सारी टक्कर होंगी। ठीक है, अब अगर कॉलिजन थ्योरी ये कहती कि केवल प्रोडक्ट बनने के लिए कॉलिजन ही जिम्मेदार है, तो आपके इतने सारे कॉलिजन हुए हैं तो सबकी सब आपके रेट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाने में, तो रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो रेट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, काफ़ी कम होती है। तो अब उन्होंने बोला कि हमने ये नहीं बोला कि सारी टक्करें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होंगी। उन्होंने बोला टक्कर तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में दो कंडीशंस भी होनी चाहिए। पहली कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। अब देखो टक्कर के लिए मैंने आपको बताया था हेड टू हेड कॉलिजन भी हो सकता है, साइड वाइज भी हो सकता है। इनमें से केवल वही टक्कर काउंट होंगी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ज़िम्मेदार होंगी। ठीक है, जहाँ से अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा होगा। अनयूजुअल टक्करें काम की नहीं है, उनसे रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सारी अपनी डीएक्टिवेट हो जाएंगी, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेट में। दूसरा उन्होंने कहा ठीक है आपने प्रॉपर ओरिएंटेशन में टक्कर करवा दी, अब क्या इस हर प्रॉपर ओरिएंटेशन आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन देगा? उन्होंने कहा हमने ऐसा भी नहीं कहा, हमने कहा है प्रॉपर ओरिएंटेशन तो हो पर साथ में उनको वो इफ़ेक्टिव एनर्जी भी मिले
वो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी बताई थी कि वो इफ़ेक्टिव एनर्जी भी मिले जिससे कि वो प्रोडक्ट में बदल जाएं, ठीक है। तो उन्होंने कहा टक्कर के साथ कौन सी दो चीज़ें होनी चाहिए, पहली प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए वो टक्कर, ठीक है, और दूसरी जो है उनके पास इफ़ेक्टिव वो जो टक्कर होनी चाहिए वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। इफ़ेक्टिव कॉलिजन से मतलब क्या है, उनके पास वो प्रॉपर उनकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिससे कि वो प्रोडक्ट में बदल जाए। वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट था कि जिसको पार इस तरीके से आपको कर्व बनाया था कि ये एनर्जी बैरियर पार करने के बाद ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो इतनी एनर्जी उनके पास होनी चाहिए जब वो आपस में टक्कर करें तो उनकी एनर्जी इस एनर्जी को पार कर जाए, इतनी हो जाए। अगर कोई दो टक्करें ऐसी हो रही हैं, भली प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रही हैं, लेकिन टक्कर के बाद भी उनकी एनर्जी इस एनर्जी से कम रह जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट ये दो पोस्टुलेट से मेन उसके कॉलिजन के आरएनएस और वन हाफ के, वो कहते हैं कि अगर ऐसे दो काम हो रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए उन लोगों ने क्या कहा कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है अब किस किस पर डिपेंड करी, ठीक है, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहले मैं वो चीज़ें लिख देती हूँ फिर समझेंगे, ठीक है। पहली चीज़ आपकी डिपेंड करेगी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर, और दूसरा जो आपका डिपेंड करेगा वो करेगा इफ़ेक्टिव कॉलिजन पर। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया क्यू जेड से और इफ़ेक्टिव कॉलिजन को रिप्रेजेंट किया क्यू से। अब देखो ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि टोटल जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टोटल कॉलिजन, ठीक है, टोटल कितने कॉलिजन हो रहे हैं पहले आपने वो निकाल के रखा, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया उन इफ़ेक्टिव कॉलिजन्स का जो प्रॉपर ओरिएंटेशन विद इफ़ेक्टिव कॉलिजन हो रहे हैं, यानी कि जिनके पास वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं टोटल मॉलिक्यूल्स में वो जो अपनी इफ़ेक्टिव जो कॉलिजन है, इफ़ेक्टिव एनर्जी वाले कॉलिजन है, उनका मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ओवरऑल वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना जो ये दोनों शर्तों का फॉलो करेंगे, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी होंगे और जिनके पास इफ़ेक्टिव काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसी तरीके से तो मैथमेटिकली होता है, टोटल में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो उस पार्ट का, उस फ्रैक्शन का जो आपको चाहिए, तो यही तो वो काम किया है अपन लोगों ने। आई बात समझ में? अब यहाँ से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, Z इंटू क्यू, ठीक है। क्यू क्या है, आपका इफ़ेक्टिव कॉलिजन है, और ये जो क्यू होता है इसकी वैल्यू होती है आपकी n स्टार ओवर n, यानी कि टोटल जो मॉलिक्यूल हैं उनमें से केवल वही इफ़ेक्टिव मॉलिक्यूल्स जिनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है और इफ़ेक्टिव काइनेटिक एनर्जी है, और इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास ये बराबर होती है e⁻⁻ ओवर RT के बराबर। क्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है आपकी, e⁻⁻ ओवर RT, ठीक है। अब देखो आप कोई रिएक्शन ले लीजिए, वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कि A प्लस B से आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो A प्लस B से आपको मिल गया प्रोडक्ट, तो यहाँ से अगर मैं इसका रेट कांस्टेंट मानूँ K, तो रेट लॉ क्या कहता है कि इसकी रेट किसके बराबर होगी, इसकी रेट बराबर होगी KAB के बराबर, ठीक है। अब मैं ये मानूँ कि जो मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो यूनिटी में है, इसका मतलब A और B दोनों की कंसंट्रेशन आपकी 1m के बराबर है, तो यहाँ से आपके पास रेट किसके बराबर हो जानी है, K के बराबर, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दे दो आप 1, और जो कॉलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट से अपन ने फॉर्मूला बनाया था रेट का, इसको नाम दे दीजिए 2। अब इन दोनों को करिए कंपेयर, तो इन दोनों का लेफ़्ट साइड सेम है, रेट है तो राइट साइड बराबर होगा, तो यहाँ से आपका K बराबर आएगा किसके, Z इंटू क्यू के। तो कॉलिजन थ्योरी से रेट कांस्टेंट आपका किसके बराबर आया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी Z मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉलिजन Q, और Q की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास ये आएगा इस तरीके से,
ये हुई आपकी कॉलिजन थ्योरी कंप्लीट। अब यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आप देख लेना, यदि सेम के साथ टक्कर हो रही है तो Z11 वाला फार्मूला यूज़ में आएगा, और ये दोनों डिफरेंट है लाइक दिस तो Z12 वाला फार्मूला आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर दोनों सेम हैं तो आपको यूज़ करना है Z11, और दोनों डिफरेंट हैं तो Z12। सेम लाइक दो HI मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर करवा दी, दोनों ही आपके HI मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से दोनों के बीच में आपने टक्कर करवाई, मेरे दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम है तो मैं यहाँ किसका यूज़ करने वाली हूँ, Z11 का। और यदि मैं क्या करूँ कि अब मैं HI, यहाँ पे तो मैंने HI के बीच में रिएक्शन करवाई है, ठीक है, और एक बार मैं करूँ कि आपके पास H2 ले लूँ और I2 ले लूँ, जहाँ से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा HI का। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं तो यहाँ क्या यूज़ होगा आपका Z12। आई बात समझ में? तो ये हुई आपकी कॉलिजन थ्योरी, जहाँ पे कॉलिजन थ्योरी में क्या कहा गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर और इफेक्टिव कॉलिजन पर, जहाँ से आपका रेट कांस्टेंट किसके बराबर आ गया था, Z/Q के बराबर। अच्छा, ये फार्मूला आपको यदि मैं आरएनएस इक्वेशन से कंपेयर करवाऊँ, आरएनएस इक्वेशन होती है आपकी रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू A e⁻⁻⁻ ठीक है, एक ये इक्वेशन है आपके पास और एक आपके पास ये इक्वेशन है, कंपेयर करो। K की जगह पे K बिल्कुल है, e⁻⁻⁻ की जगह ये भी है। यहाँ से आपका ये जो कॉलिजन फ्रिक्वेंसी है किसके बराबर आ गई, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के ऊपर। एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको एक कॉलिजन थ्योरी का फॉर्मूला दे देगा, एक आपको आरएनएस इक्वेशन का कुछ फॉर्मूला दे देगा, और आपसे या तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पूछ ले या आपसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछ ले, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। जब अपन आगे एक और थ्योरी पढ़ेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, तो मे भी आपको वो तीनों थ्योरी को रिलेट करवाया कोई एक चीज़ पूछे, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात और थी कि ये जो कॉलिजन थ्योरी जो उन्होंने दी थी आरएनएस और वॉन टॉफ ने, ये केवल सिंपल गैसियस रिएक्शन के लिए उन्होंने दी थी। ठीक है, कि तो यहाँ जो एक बात ये है कि ये कॉलिजन थ्योरी जो थी ये सिंपल गैसियस रिएक्शन के लिए दी गई थी। सिंपल गैसियस रिएक्शन के बारे में बात करें तो वहाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट होगा, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल वर्क बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें ना तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम नहीं आती हैं, तो ये थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। दूसरी, अपन जब से कह रहे थे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों जो लोग थे, इन दोनों ने क्या किया, केवल काइनेटिक जो अपनी एनर्जी थी उस पर ही फोकस किया। ठीक है, रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी भी तो होती है मॉलिक्यूल की, उन पे फोकस नहीं किया। अब ऐसा तो नहीं उन्होंने फोकस नहीं किया तो ये प्रेजेंट ही नहीं कर रही, भाई प्रेजेंट करेंगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके एक्सपेरिमेंटल वर्क पर फ़र्क डालने वाली हैं, जहाँ से आपके आंसर मैच नहीं होंगे। तो ये भी इन लोगों की एक कमी थी। ठीक है, तीसरी कमी क्या थी, इन लोगों ने कोई भी थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन नहीं लिया अपनी थ्योरी में। ठीक है, हीट का कुछ भी कंसीडरेशन नहीं लिया, तो ये भी इनकी कमी थी। लेकिन ये लोग क्या माने नहीं, इन लोगों ने बोला नहीं थ्योरी तो हमारी ही चलेगी। तो उन्होंने कहा देखो हम अभी लाते हैं, आपको अपना सारा आंसर सही, आपको सारे रिजल्ट जो हैं मैच करेंगे। आप बस क्या कीजिए कि जो हमने थ्योरी दी है आप हमारी थ्योरी को इस तरीके से कर दीजिए, और ये अब देखो आपके सारे जो आंसर हैं सेम आएंगे, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जो आंसर हैं वो सेम आएंगे। उन्होंने एक ये पी फैक्टर को जोड़ दिया जिसको आप बोलते हैं क्या, स्टीयरिक फैक्टर। उन्होंने बोला कि ये स्टीयरिक फैक्टर को जोड़ दीजिए और आपके सारे एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल काम सेम आएंगे। और ये स्टीयरिक फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पर। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, आपका ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पर। और इसकी जो वैल्यू आपकी होती है किस किस के बीच की, किसके बीच में रेंज करती है, 1 से 10⁹ के बीच में। उन्होंने बोला आप ये वैल्यू पुट कीजिए और देखिए कैसे आपके रिजल्ट सेम नहीं आते हैं, बिल्कुल सेम आएंगे। और उन्होंने साथ में बताया इस स्टीयरिक फैक्टर को ही अपन बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है,
और ये जो पूरी थ्योरी थी, जहाँ से ये पी वर्ड को यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर को जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं अपन क्या, मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कॉलिजन थ्योरी पूरी ख़त्म हो जाती है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट अब हो जाएंगे कि किस तरीके से कॉलिजन थ्योरी को उन्होंने बेस रखा, किस तरीके से उन्होंने फिर रेट कांस्टेंट को निकाला, क्या होता है ये जेड और क्यू किस किस तरीके से होते हैं, और किस तरीके से उन्होंने मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी दी। तो ये आज आपका ख़त्म हुआ पूरा क्या, कॉलिजन थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, फिर जब ये तीनों थ्योरी हो जाएंगी तो अपन ये देखेंगे जिस तरीके और आरएनएस में क्या रिलेशन है, उसी तरीके से देखेंगे आरएनएस, कॉलिजन और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी तीनों में क्या रिलेशन है और आपको वो किस किस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, आपके पास गेट 2020 में आया भी हुआ है एक क्वेश्चन, जिसमें आपको जो क्वेश्चन दिया है किस तरीके से दिया है, जहां आपको ये तीनों थ्योरी यूज़ में आएंगी। ठीक है, पहले वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का यूज़ करेगा और वहाँ से आपसे निकलवाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को। उस एक्टिवेशन एनर्जी को यूज़ करके क्या करेगा, वो इन दोनों थ्योरीज़ के बीच में, कॉलिजन थ्योरी और आरएनएस के बीच में उसने करवाया कंपेयर। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी वाला केस आपको समझ में भी नहीं आया शायद, उसने जब आंसर निकाला उस चीज़ को यूज़ किया है। ठीक है, तो वहाँ से जब आप आरएनएस और कॉलिजन के बीच में रिलेशन लाओगे तब आपके पास निकल के आएगा ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और तब आपके पास आएगा आंसर। गेट आया हुआ है ये गेट 2020 में। ठीक है, तो हाँ, गेट 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन आपके पास। करेंगे इस क्वेश्चन को भी करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ये कॉलिजन थ्योरी, आरएनएस थ्योरी को अच्छे से कीजिए। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।